अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। इसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों को ये बताता चलूँ कि ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे MCQs के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने साथ नोट डाउन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्ट्रेटजीज मैनेजर्स यूज टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मुकम्मल करने के लिए जो स्ट्रेटजीज मैनेजर्स होते हैं तो वो जो वेरियस मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ हम एनालाइज करेंगे द फंक्शन ऑफ अ नर्स मैनेजर इन रिलेशन टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इवॉल्वेटिंग, कि किस तरह से नर्स मैनेजर जो है वो प्लानिंग करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और इवॉल्वेशन करते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव मैनेजर। इफ़ेक्टिव मैनेजर में कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, उनमें कौन सी बातें जो है वो पाई जाती है जिसकी वजह से उनका हर एक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, कामयाब होता है। तो इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सम सेलेक्टेड मैनेजमेंट प्रोसेस कॉमनली यूज बाय नर्सेज इन देयर मैनेजरल रोल। मैनेजरल रोल के दौरान नर्सेज जो कॉमनली मैनेजमेंट प्रोसेसेस यूज़ करते हैं तो उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हाउ अ नर्स मैनेजर मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ हिज और हर एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से नर्स मैनेजर जो है अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया होता है तो वहाँ का जो काम करने की जो एक्टिविटीज़ है उसको वो किस तरह से मॉनिटर करते हैं, किस तरह से वो सुपरविजन करते हैं या उसको सुपरवाइज करते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में हम अंडरस्टैंड करेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे कहते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनेजर्स यूज स्ट्रेटजीज टू कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब इसका ये है कि मैनेजर्स जो है ये कौन से स्ट्रेटजीज, कौन सा मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल को कोऑर्डिनेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे साथ फैक्टर आता है वो है अट्रैक्टिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। इनका सबसे पहला काम ये होता है कि ये सबसे पहले टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं। ठीक है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करने से इनको ये फ़ायदा होता है कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो टैलेंटेड इसलिए होते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, उनके पास नॉलेज भी होती है, उनके पास स्किल्स भी होते हैं। तो इस वजह से उनको पता होता है कि हमने किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करना है इन अ गिवन टाइम। तो इस वजह से जो पहली स्ट्रेटजी होती है मैनेजर्स की, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल को कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो ये होती है कि ये क्या करते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, हायर करते हैं। फिर इसके अलावा रिटेनिंग ग्रेट एम्प्लॉयज़, जिसमें से फिर हमारे साथ जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनमें हर तरह की क्वालिटीज़ मौजूद होती है तो उनको जो है अपने पास रहने देते हैं। इसके अलावा इनकरेजिंग कंटिन्यू एजुकेशन,
इसके साथ साथ उनको जो है मुसलसल जो है इनकरेज करते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को जो है वो जारी रखे। ऐसा ना हो कि आपको जॉब मिल जाए और जॉब के मिलने के बाद आप अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो नॉलेज है, उसको आप महदूद कर दें। तो इस तरह से नहीं करते, बल्कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बार बार इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे, उसको जारी रखे, ताकि उनके पास मज़ीद जो है नॉलेज आता रहे और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती रहे। इसके अलावा ऑफरिंग इंसेंटिव प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, मतलब यह है कि उनके लिए काम करने की जो जगह होती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है, और किसी किस्म की प्रेशर जो है वो एम्प्लॉयज़ पर नहीं होती, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने मूड में रहते हुए दिल और जान से जो है अपने टास्क को सर अंजाम दे रहे होते हैं। वर्क प्लेस सिक्योरिटी इशू, इसी तरह से वो जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं तो उस एरिया की जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी इकनॉमिक इश्यूज़ है उसको वो क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। किसी भी किस्म की माशी बहरान जो है वो ना आए हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मुकम्मल करने के दौरान, तो इसको जो है वो क्या करते हैं, इसके लिए वो मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो लेते हैं। इसके अलावा यूटिलाइजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्ट इन लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप को जो है डेवलप करने में वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में उनके लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर लीडर्स जो है उनके पास नॉलेज हो, उनके पास स्किल्स हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, उनको पता हो कि किस तरह से हमने अपने एम्प्लॉयज़ से अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है, इन चीज़ों के तरीके उनको आते हो, तो वो फिर कामयाबी जो है बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं और उन्हें कामयाबी से फिर कोई भी नहीं रोक सकते, ठीक है। इसके अलावा इन्हेंस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो मज़ीद ट्रेनिंग हासिल करें, उनके जो स्किल्स हैं उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आए। तो जब उनके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी तो ज़ाहिर बात है इसकी वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी फिर बेहतरी आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन इंकरेजमेंट इसलिए की जाती है ताकि लोगों को जो है बात करने का तरीका आ जाए, लोगों को जो है बात करने के जो स्किल्स है वो उनको आ जाए, उनको जो है पता हो कि किस तरह से हमने अपनी जो बात है उसको आगे डिलीवर करना है। तो इस मकसद के लिए कम्युनिकेशन इंकरेजमेंट जो है वो की जाती है। तो ये वो स्ट्रेटजीज़ है जो कि मैनेजर यूज़ करते हैं ताकि वो अपने जो मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन की और जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको बेहतर तरीके से क्या करें, कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं, इसको मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको इस सब्जेक्ट्स के जो पहले टॉपिक्स थे, पहले जो लेक्चर्स थे उसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अब हम मैनेजमेंट की फंक्शंस की अगर बात करें कि मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं या मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन 1916 फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट Henry Fayol first described the function of management. These are still relevant today. 1916 में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम हेनरी फियोल था। इन्होंने जो है पहली दफ़ा मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, मैनेजमेंट के जो काम है उसको डिस्क्राइब किया था, उसको आइडेंटिफाई किया था, लोगों के सामने पेश किया था, ठीक है। ये फंक्शन जो है आजकल के दौर में भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा माने जाने जाते हैं, ठीक है, और इसको जो है लोग फॉलो करते हैं। जिसमें पहला फंक्शन मैनेजमेंट का ये होता है कि ये क्या करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो
गोल्स होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का पहला काम ये है कि ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। दूसरा काम ये है कि ये ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तीसरा काम मैनेजमेंट का ये है कि ये क्या करती है, डायरेक्शन देती है। और चौथा काम ये है कि ये कंट्रोलिंग करती है। इन सारी चीज़ों को हम आगे स्लाइड में जो है काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके अलावा लूथर गुलिक गिव अ न्यू फार्मूला फॉर द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ओड्स कॉर्ब। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे जो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे उन्होंने, जिनका नाम लूथर गुलिक था, ठीक है, इन्होंने एक दूसरा फार्मूला दिया था मैनेजमेंट के फंक्शन के हवाले से, जो कि एक बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, सो इसमें जो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का वो क्या है, प्लानिंग है। दूसरा फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन डायरेक्टिंग। चौथा फंक्शन स्टाफिंग। पांचवा फंक्शन कंट्रोलिंग। छठा फंक्शन कोऑर्डिनेटिंग। सातवां फंक्शन रिपोर्टिंग। आठवां फंक्शन हमारे साथ क्या है, बजटिंग है। ठीक है, तो ये वो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट के, जो कि लूथर गुलिक ने जो है अपनी जो थ्योरी है उसमें क्या की थी, उसमें ये हमें बताए थे, इसकी वजाहत की थी। ठीक है, प्लानिंग किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, बस 1 मिनट की कंसंट्रेशन आप मुझे दे तो आपको प्लानिंग की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। ठीक है, प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग के अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको मतलब बताऊं तो प्लानिंग असल में हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने लिए गोल्स को सेट करते हैं। ठीक है, गोल से मुराद हमारे जो मकासद होते हैं उसको हम अपने लिए क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, और उन मकासद को सेट करने के बाद फिर उन मकासद को हमने किस तरह से हासिल करना है, कौन से तरीके हमने अपनाने हैं जिससे हमारे जो मकासद है वो पूरे हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये है कि मकासद को सेट करने के बाद फिर हम उसके लिए स्ट्रेटजीज जो है वो ढूंढते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजीज को ढूंढने के बाद फिर हम अपने जो टास्क होते हैं, हमने जो तरीके चूज़ किए होते हैं, तो उन तरीक़ों को फिर हमने क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले करना होता है, अपने अंडर जो काम करने वाले होते हैं उनके हवाले करना होता है, या हमने बजाते ख़ुद उसको फॉलो करना होता है। और इसके बाद जो है हम उसके लिए एक ख़ास टाइम जो है, एक ख़ास मुद्दत जो है वो क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं कि हमने जो गोल अपने लिए सेट किए है और इसके लिए हमने जो स्ट्रेटजीज़ अपनाए हुए हैं, स्ट्रेटजीज़ जो तरीके हमने चूज़ किए हुए हैं, तो इन स्ट्रेटजीज़ को जो है फॉलो करते हुए मैंने इन मकासद को जो है कितने अरसे में जो है इसको हासिल करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, एक ख़ास टाइम को क्या करना होता है, सेट करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें हम ये सारे काम करते हैं, गोल को सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज़ को चूज़ करते हैं, टास्क जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और टाइमिंग जो है उसके लिए सेट करते हैं कि हमने इस मुद्दत में जो है इस पूरे टास्क को, जो इस पूरा जो ऑब्जेक्टिव है या जो क्या कहते हैं, जो असाइनमेंट है, इसको हमने पूरा करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ डिफिनीशन मौजूद है, कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइनिंग टास्क एंड शेड्यूल्स टू अकम्प्लिश द गोल इज कॉल्ड प्लानिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। मतलब वो अमल जिसमें हम अपने लिए गोल्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ को जो है वो चूज़ करते हैं कि किन मेथड्स के ज़रिए या किन तरीक़ों से हमने इन गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है, कौन से काम इसके लिए हमने करने हैं और कितने टाइम में हमने इन मकासद को पूरा करना है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। Planning is deciding in advance what to do, how to do, and who is to do it. Planning bridges the gap between where we are to where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. ठीक है, प्लानिंग जो है, प्लानिंग हमारे साथ ये एक ऐसा अमल है जो कि हमें
पहले से बताती है कि हमें क्या करना है, ठीक है, किस तरह से करना है और कौन इस काम को सर अंजाम देगा। इसके अलावा प्लानिंग जो है ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ब्रिज के तौर पर, जो कि एक पुल के तौर पर हमें क्या करती है, हमें सहारा देती है और हमें जो है हमारी निशानदेही करती है कि हमें जो है हम कहाँ पर है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लानिंग को ना करें और प्लानिंग के बगैर हम कोई काम शुरू करें, तो प्लानिंग के बगैर कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो फिर वो ज़ाया होता है, क्योंकि उसमें ना आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता होता है, ना आपको अपने मकासद का पता होता है, ना ही आपको ये पता होता है कि इस असाइनमेंट को मैंने किस तरह से कंप्लीट करना है, कौन से तरीक़ों को यूज़ करके मैंने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो मतलब इसका ये है कि बग़ैर प्लानिंग के अगर आप कोई काम को शुरू करते हैं तो इससे आपको सिर्फ नुकसान ही मिलेगा और फ़ायदा इसका आपको नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम शुरू करने वाले हो तो काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप उसके लिए प्लानिंग करें, आप उसके लिए जो है प्लानिंग करें और प्लानिंग के दौरान इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए उस पर जो है अपना जो प्रैक्टिस है, अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू करें। तो इंशाल्लाह आपको जो है कामयाबी होगी और नाकामी आपको नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर प्लानिंग इज़ अ 4 स्टेज प्रोसेस। प्लानिंग जो है ये असल में हमारे साथ 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल एक अमल है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेज है प्लानिंग का वो है इस्टेब्लिशिंग एन ऑब्जेक्टिव या गोल्स। सबसे पहले आपने अपने मकासद को जो है उसको आपने क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। अपने मकासद को जो है आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप जो काम करने वाले हैं तो इस काम के पीछे आपका क्या मकसद है, किस वजह से आप ये काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। दूसरा जो स्टेज है प्लानिंग का वो है इवोल्वेट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवन। फिर दूसरा काम आपने ये करना होगा कि आपने अपनी जो मौजूदा सिचुएशन है उसकी इवैल्यूएशन आपने करनी है, ठीक है, जिसमें आप अपनी कंडीशन को देखेंगे कि आया मैं अकेले ख़ुद ये काम कर सकता हूँ या नहीं, या इसके लिए मुझे एम्प्लॉयज़ को हायर करना होगा। तो इसको जो है इसकी इवैल्यूएशन आपने करनी है और इसके साथ साथ आपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है कि मैं जो काम करने वाला हूँ इससे मुझे फ्यूचर में क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं इस पर जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ आया इस इन्वेस्टमेंट से मुझे इसके आउटकम में जो मतलब जो फ़ायदा है वो पहुँचेगा या नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने क्या करना होगा, देखना होगा और इसकी इवैल्यूएशन करनी होगी। तो ये आपका दूसरा स्टेज है प्लानिंग का। तीसरा स्टेज है फार्मूलेट अ प्लानिंग स्टेटमेंट। मतलब आपने जो प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग को आपने एक स्टेटमेंट में जो है पेश करनी है, ठीक है। आपने जो है बाय रिटन उसको क्या करना है, अपने साथ नोट डाउन कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से जो चौथा स्टेज है प्लानिंग का वो है कन्वर्ट द प्लान इनटू एन एक्शन स्टेटमेंट। आपने जो प्लानिंग की है अब उस प्लानिंग के मुताबिक आप जो है अपना काम प्रैक्टिकली शुरू करें। तो ये वो 4 बेसिक स्टेजेस है प्लानिंग के, जिसको अगर आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं तो आपको आपकी ऑब्जेक्टिव में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। Planning is important on both an organizational and a personal level and may be an individual or group process that addresses the questions of what, why, where, when, how and by whom, ठीक है। प्लानिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा अमल है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल और दूसरे पर्सनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होता है। इसके अलावा ये अगर आप बज़ाते ख़ुद भी आप अपने लिए प्लानिंग करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, और अगर ग्रुप के फॉर्म में आप प्लानिंग करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि प्लानिंग के ज़रिए आपको मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिलते हैं, जैसे कि व्हाट मतलब क्या चीज़ है इसके बारे में आपको पता चलता है, क्यों मैं कर रहा हूँ, कहाँ मैं कर रहा हूँ, कब मैं करूँगा, कैसे मैं करूँगा और किसके ज़रिए मैं करूँगा। तो इन चीज़ों के हवाले से जो है ये आपको क्या करती है, आंसर्स देती है, आपको जवाबात देती है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग्स के एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग्स आर एम मतलब आपका मकसद क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या है,
इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है जिसको हम पॉलिसी कहते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ जो है आपने बनाने होंगे, ठीक है। पॉलिसीज़ को बनाने के बाद आप जो है उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप अमल पेरा होंगे। इसके अलावा आपने प्रोसीजर्स को सेलेक्ट करना होगा कि कौन से प्रोसीजर्स को आप अपने प्लानिंग को अचीव करने के दौरान यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है उसको आपने जो है जानना है, और आखिर में आपने अपने बजट को देखना है। अपने बजट के मुताबिक आपने क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। बजट से मुराद ये है कि जब आप कोई काम करते हैं तो कोई काम करने से पहले, मतलब मिसाल के तौर पर आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार जाने वाले हैं, तो बाज़ार जाने से पहले सबसे पहले आप अपने जो पॉकेट है उसको चेक करते हैं और देखते हैं आया मेरे पॉकेट में पैसे है या नहीं। तो जितने पैसे आपके पास होते हैं तो उन्हीं पैसों को आप देखकर फिर क्या करते हैं, बाज़ार जाने की प्लानिंग करते हैं, और बाज़ार में आपने जितनी भी शॉपिंग करनी होती है तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक ही आप अपने पास क्या करते हैं, अपने पास पैसे रखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस अमल को बजट कहते हैं, ठीक है। सो अपने बजट के मुताबिक आपने प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर बजट से और आप प्लानिंग करते हैं तो फिर आपकी जो प्लानिंग है उसमें आपको नाकामी भी मिल सकती है, क्योंकि बजट में आपके रिसोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए आपने इस पूरे प्रोसेस को क्या करना होता है, इस पूरे प्रोसेस को आपने फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। तो बजट को देखकर प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइडिंग द लेबर, डिवाइडिंग द चेन ऑफ कमांड and assigning authority. It is an ongoing process that systematically reviews the use of human and material resources. Organizing क्या है? Organizing ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी काम है उसको हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर उस काम को जो है अपने लेबर्स, अपने एम्प्लॉयज़ पर जो है उसको क्या करना होता है, तकसीम करना होता है। और फिर इसी तरह से जो ऑर्डर्स है ऊपर से नीचे, मतलब टॉप मैनेजर से जो लो लेवल मैनेजर है उन तक ऑर्डर्स जो है किस तरह से पहुंचते हैं, और फिर लो लेवल मैनेजर के अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो उस ऑर्डर को किस तरह से हमने इन एम्प्लॉयज़ पर जो है अप्लाई करना है। तो इस चीज़ के बारे में हमें क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है ये हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो अथॉरिटीज़ है, जो जिम्मेदारियां है वो हम क्या करते हैं, हवाले करते हैं मैनेजर्स के, ठीक है। ये हमारे साथ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिक मतलब स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज है उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम रिव्यू करते हैं, उसको हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला कंपोनेंट है वो है स्टाफिंग ये हमारे साथ तीसरा प्रोसेस है थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स इट ऑलवेज हैज़ अ प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ with appropriate skills in the right job at right time to achieve organizational objective. स्टाफिंग ये भी हमारे साथ एक ऐसा अमल है, ठीक है। स्टाफिंग ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और इस बात की इंश्योरिटी करते हैं हम स्टाफिंग प्रोसेस के ज़रिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी तादाद में एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है तो वो हमारे साथ मौजूद हो, और इनके पास जो स्किल्स है वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है, जो कि राइट जॉब करते हैं राइट टाइम पर, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जॉब एनालिसिस आती है। जॉब एनालिसिस से क्या मुराद है? जॉब एनालिसिस ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उन एम्प्लॉयज़ की जो हायरमेंट है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उनके स्किल्स को, उनकी ड्यूटीज़ और उनके पास जो नॉलेज मौजूद होता है तो उसको आइडेंटिफाई करके, उसको डिटरमाइन करके, उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको फिर हम
इंटरप्रेट करके उसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस इट फ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रिवेंट सिचुएशन सच एज टीम मेंबर शॉर्टेजेस और सरप्लसेस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मौजूद है या हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है या हमारी रिक्वायरमेंट से कम है। सो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ है उसको बैलेंस में रखने के लिए और ऐसे सिचुएशन से अपने एम्प्लॉयज़ को बचाने के लिए जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है एम्प्लॉयज़ की कमी का सामना करना पड़े, ठीक है, या दूसरे जो रिसोर्सेज है उसमें कमी का सामना करना पड़े, तो इससे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ रिक्रूटमेंट ये हमारे साथ वो प्रोसेस है ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल ऑन टाइम बेसिस इन सफिशिएंट नंबर एंड विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर जॉब विद एन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए क्या करते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जॉब करे। और किस चीज़ के ज़रिए अट्रैक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ के को देकर या मुख्तलिफ जो इंसेंटिव्स है, सैलरीज वगैरह या जितने भी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, उसको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें मेंशन करके अपनी तरफ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ सिलेक्शन आता है। सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स द इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिलेक्शन ये वो अमल है जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट से ख़ास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हायर करते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता हो और हमारे जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक होते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम सिलेक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ डायरेक्टिंग आता है। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्क डन। Power, authority and leadership style are intimately related to manager ability to direct. डायरेक्टिंग ये वो अमल होता है जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनको जो है जिम्मेदारियाँ सौंप रहे होते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को डायरेक्टिंग कहते हैं। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, मोटिवेशनल टेक्निक्स एंड डेलीगेशन स्किल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ डायरेक्शन के दौरान जो लीडर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, इनमें कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ होनी चाहिए, इनमें मोटिवेशनल टेक्निक्स होने चाहिए और डेलीगेशन स्किल्स होने चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ के ज़रिए इनको ये फ़ायदा होगा कि इनको फिर पता होगा कि हमने किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करनी है, कौन सा तरीका जो है बात करने का वो सूटेबल है अपने एम्प्लॉयज़ से करने के लिए, जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उन पर हमारी जो बात है वो असर कर जाए और वो हमारी बात को जो है सही तरीके से समझे, आसानी से उसको समझे। इसके अलावा मोटिवेशनल टेक्निक, ये ऐसे टेक्निक होते हैं जिसमें हम अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको हम जो है इन्हांस करते हैं, उनको हम इनकरेज करते हैं कि किस तरह से आप अपने इस टास्क को मुकम्मल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने इस टास्क को मज़ीद और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर ये मोटिवेशनल टेक्निक्स होंगे तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आप अपने क्लाइंट को, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डेलीगेट करेंगे किस तरह से उनको जो है क्या करेंगे, उनको जो है आप
डेडिकेशन देंगे, ठीक है, किस तरह से उनकी जो है हौसला अफजाई करेंगे, तो इससे भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो काम करने की सलाहियत है उसमें क्या आएगी, बेहतरी आएगी। ठीक है। In today healthcare organization, professional staff are autonomous, requiring guidance rather than directional। आजकल के दौर में अगर हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जितने भी प्रोफेशनल स्टाफ है तो ये ऑटोनोमस होते हैं, खुद मुख्तार, तो इनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना कि डायरेक्शन की। द मैनेजर इज़ मोर लाइकली टू एडवर्टाइज द आइडिया, प्रपोजल और न्यू प्रोजेक्ट्स टू स्टाफ रेदर देन टेल देम व्हाट टू डू। ठीक है। इसके अलावा जो मैनेजर होते हैं तो ये ज़्यादातर आइडियाज़ पेश करते हैं, प्रपोजल पेश करते हैं या नए प्रोजेक्ट जो है वो अपने स्टाफ को देते हैं, बजाय कि उनको कहे कि आपने इसको किस तरह से करना है या क्या करना है। द मैनेजर कोचेज एंड काउंसल्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा मैनेजर जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोच करते हैं, उनको काउंसल करते हैं कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसको आपने क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद प्रोजेक्टेड रिजल्ट। ठीक है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्चुअल रिज़ल्ट है उसको हम अपने प्रोजेक्टेड जो रिज़ल्ट है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। मतलब प्लानिंग के दौरान हमने रिज़ल्ट्स के बारे में जो एनालिसिस की थी, जो एवैल्यूएशन की थी, तो उन रिज़ल्ट्स के साथ हम क्या करते हैं, उन प्रेडिक्शन के साथ हम अपनी जो प्लानिंग को जब हम अचीव कर लेते हैं तो उससे हमें जो नताइज मिले हुए होते हैं तो उन नताइज को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दिस इंक्लूड इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, डिटरमाइनिंग द मीन्स टू बी यूज्ड इन मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब हम जब ये प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस के ज़रिए हमें क्या मिलता है, इस प्रोसेस के ज़रिए हमारी जो परफॉर्मेंस है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश होती है। इसके ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस किस तरह से, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसकी इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं और फीडबैक भी हम जो है इसके ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं। द एफिशिएंट मैनेजर कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, evaluating outcome and performance and introducing change as necessary। जो एफिशिएंट मैनेजर होते हैं, एफिशिएंट मैनेजर से मुराद ये है कि वो मैनेजर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है, जितने भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो उनमें मौजूद हो। तो एफिशिएंट मैनेजर्स का काम ये होता है कि ये मुसलसल जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स को क्या करते हुए, मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए और जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करते हुए, इसके साथ साथ आउटकम को एवैल्यूएट करते हुए और परफॉर्मेंस को एवैल्यूएट करते हुए, और इसके साथ साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है या जो टेक्निक्स है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी चेंजेस जो है वो फिर लाते हैं ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसके बाद फिर हमारे साथ आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग से क्या मुराद है, इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन and integration of activity different departments are essential for orderly working of an organization। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर के मुताबिक काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिव है, तो उनकी एक्टिविटीज़ को आप क्या करें, इफ़ेक्टिव तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करें, उसको इंटीग्रेट करें, उसको मॉनिटर करें, उसकी क्या करें, इवैल्यूएशन करें, ठीक है, एनालिसिस करें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग या जो प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या आएगी, बेहतरी आएगी। अ मैनेजर मस्ट कोऑर्डिनेट द वर्क फॉर विच ही इज़ अकाउंटेबल। इसी तरह से हर एक मैनेजर जिनको जो काम सौंपा गया है तो वो उस काम को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, चेक एंड बैलेंस उस पर रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट गिव्स
क्लियर कट डायरेक्शन टू द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। तो इस कोऑर्डिनेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ है तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके काम करने का जो डायरेक्शन है तो उसका हमें पता चलता है कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो अगला एलिमेंट है, ठीक है, वो है क्या, वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सो एज टू इनेबल इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर responsibility center and become a base for taking corrective measures if necessary। रिपोर्टिंग ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम मुख्तलिफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके ज़रिए हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों की जो एबिलिटीज़ है या जो काम करने की जो तरीके है उसको हम क्या करें, जज कर सके और उसको जो है हम बेहतर तरीके से क्या करें, इम्प्रूव कर सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ एनालाइज एंड रिपोर्ट योर बिजनेस इनकम। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो इसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपनी जो बिज़नेस इनकम है उसको हम एनालाइज करें और उसके हवाले से हम रिपोर्ट जो है वो पेश करें। द पर्पज़ ऑफ दीज रिपोर्ट इज़ टू एग्जामाइन रिसोर्स यूजेज, business performance and the financial health of the business. This help you and your investor make informed decision about how to manage the business, ठीक है। So रिपोर्ट करने का जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसके हवाले से हमें पता चले, जो बिज़नेस परफॉर्मेंस है उसके हवाले से हमें मालूम हो और इसके साथ साथ हमारे बिज़नेस की वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, तो इसके बारे में हमें पता चले, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया है इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इस यूनिट के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।